क्वेश्चन आवर में एक बड़ी खबर अभी आपके सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को एक जहरीली चिट्ठी भेजी गई है। ये अभी अभी जानकारी आ रही है और बताया जा रहा है कि ये अभी एक सीनेट के रॉजर विकर को भी एक चिट्ठी भेजी गई है जो कि जहरीली चिट्ठी है। हो सकता है कि एंथ्रैक्स का इस्तेमाल किया गया हो, जिसका आमतौर पर इस तरह की चिट्ठियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही चिट्ठियां एक ही जगह से भेजी गई हैं और वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता तेजिंदर इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर मौजूद हैं। तेजिंदर, क्या जानकारी है? ये सेनेटर को जो चिट्ठी मिली वो तो कंफर्म हो गया था कि उसमें रिसिन नाम की जहरीली पदार्थ उसमें उपस्थित था। और आज अभी सीक्रेट सर्विस ने स्टेटमेंट जारी की और अभी जो ब्रीफिंग चल रही है उसमें जे कार्नी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रेसिडेंट ओबामा को भी उसी प्रकार की चिट्ठी मिली है। उन्होंने अभी भी उस पदार्थ की पुष्टि नहीं की है कि उसमें क्या है, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर एक एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे जो पोस्ट है वो स्कैन की जाती है, स्क्रीन की जाती है, तो वहीं पे इस चिट्ठी को रोका गया। और ये चिट्ठी देखने में बाहर से बिल्कुल उसी तरह की चिट्ठी है जिस तरह की उस सेनेटर को मिली थी। जी, ये बताइए कि इसकी जब जांच हो रही थी तो इसमें क्या बाहर निकल कर आया? क्या पता चल पा रहा है कि किस एड्रेस से इस चिट्ठी को भेजा गया था? क्या किस व्यक्ति पर या किस संगठन पर संदेह है, इसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ, वो जो सेनेटर को चिट्ठी गई है उसके बारे में उन्होंने इस चिट्ठी को भेजा गया था। क्या किस व्यक्ति पर या किस संगठन पर संदेह है, इसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ, वो जो सेनेटर को चिट्ठी गई है उसके बारे में उन्होंने इस बात की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे जो सूत्रों के से पता चल रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में रहता है और वो अधिकतर चिट्ठियां लिखा करता है, तो कह रहे हैं कि शायद उसी से ये चिट्ठी भी आई हो, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का प्रूफ या किसी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जी, तो तेजिंदर, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अभी हमने आपको ये जानकारी दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास एक चिट्ठी भेजी गई थी जो कि जहरीली चिट्ठी थी। साथ साथ एक सेनेटर के पास भी एक जहरीली चिट्ठी भेजी गई थी और इन तमाम जानकारियों को आपके सामने हमने अभी पेश किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक और बड़ी खबर जो हिंदुस्तान में सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हम आपके सामने ये पेश अभी कर रहे हैं। बेंगलुरु की बात करते हैं। बेंगलुरु धमाके के आरोपियों पर जल्द ही पुलिस का शिकंजा कस सकता है। पुलिस को सीसीटीवी से संदिग्ध के सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज धमाके के ठीक पहले की है। इन तस्वीरों में एक संदिग्ध सुबह करीब 10 बजे बाइक खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक खड़ी करने के बाद वो पास की दुकान में चला जाता है। पुलिस ने इस सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि पिक्चर डेवलप होने के बाद धमाके के राज से पर्दा उठ जाएगा। यह आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जो बेंगलुरु में हुए धमाके से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने एक मोटरसाइकिल रखी गई थी जिस पर एक विस्फोट हुआ और उसके बाद ये आज ही के दिन दरअसल पहले भी बेंगलुरु स्टेडियम में धमाका हुआ था और आज एक बार फिर धमाका हुआ है। तो बेंगलुरु में धमाके से एक बार फिर पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर यह धमाका कई मामलों में काफी संगीन माना जा रहा है। किसी की जान तो इस धमाके में नहीं गई है, लेकिन इस धमाके की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है और इसे फिलहाल आतंकी हमला करार दिया गया है। चुनावी रंग में रंगा बेंगलुरु बुधवार सुबह धमाके से दहल गया। बीजेपी दफ्तर के बाहर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आग लग रहा था। 3 कार, 3 बाइक, एक पुलिस वैन, बाद में 2 गाड़ी, 4 आदमी को इंजर्ड हो गया, थोड़ा हाथ को लिए। बाद में पूरा आग लगने को शुरू हो गया। क्या करने को करके हमारा को मुश्किल हो गया, क्या करने कैसा करके आग बंद करने का करके। पहले बहुत बड़ा आवाज सुना, बहुत बड़ा आवाज बोले तो कम से कम मेरे पैर से 4 किलोमीटर तक आवाज, बहुत बड़ा आवाज आ गया। बहुत डर गया इधर का आदमी।
ब्लास्ट में 3 कारें और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। ब्लास्ट में कुल 8 पुलिसकर्मियों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। We feel that it is a motorcycle blast because motorcycle is there and it has ripped apart. It seems to be a explosive plus incendiary bomb. NIA बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच में जुट गया है। शुरुआती जांच के बाद NIA ने बताया कि ब्लास्ट IED से किया गया था। ब्लास्ट के पीछे आतंकी हमले की साजिश जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। धमाके में शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर है। जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया वो भी इंडियन मुजाहिदीन की तरफ ही इशारा करता है। ATS सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी वाला था और मोटरसाइकिल के जरिए इसे अंजाम दिया गया। माना जा रहा है कि विस्फोटकों को मोटरसाइकिल की टंकी में रखा गया था। इस तरह के धमाके इंडियन मुजाहिदीन के अलावा कोई नहीं करता। ये भी बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल में तमिलनाडु नंबर की प्लेट लगी हुई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से बीजेपी दफ्तर के बाहर काफी हलचल थी और शायद यही वजह थी कि इस जगह को निशाना बनाया गया। धमाके की जांच में जुटी पुलिस ने बीजेपी दफ्तर में लगे CCTV कैमरे के सारे फुटेज ले लिए हैं। इसके अलावा सड़क पर लगे CCTV कैमरों की भी जांच की जा रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद देश भर के प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली और मुंबई में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। बेंगलुरु के धमाकों में पुलिस की जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला ये कि इसके पीछे किस संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस की जो तहकीकात है उसमें कई सवाल उठ के आ रहे हैं और जिनमें से शक की सुई इस समय जहां एक तरफ आतंकी हमले को है वहीं नक्सली हमले पर भी पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं एक तमिल संगठन के होने के भी शक इस मामले में आ रहे हैं क्योंकि जो मोटरसाइकिल पाई गई उसकी तमिलनाडु की रजिस्ट्रेशन थी। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ विजय ग्रोवर, न्यूज नेशन, बैंगलोर। जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और कोई ऐसे तमाम संगठन हैं जिनके ऊपर इस पर शक की सुई जा रही है। विजय ग्रोवर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सुशांत शरीर रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय के साथ एक प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं। विजय, आपके साथ एक प्रत्यक्षदर्शी, एक विटनेस आपके साथ हैं। जरा बताइए कि ये पूरा मामला हुआ कैसे, क्या क्या हुआ? बिल्कुल, किशोर हैं हमारे साथ। किशोर, you were here when you opened your shop when the blast took place. Can you tell what happened exactly and what you did as soon as you heard the blast? Sir, I heard the blast around 10:40 a.m. in the morning. As soon as I came out after my shop, I saw 3 people lying down, and the bus was landing from 2 and downwards, and the bus driver was slept downwards. And the car, one of my cousin's Santro car was started burning, and the flames were going too high. And later, once the flame was high, and then the three people who were lying down were shouting. This motorcycle, did you see it before it was parked over here, or did it look suspicious? Any activity in the morning when you open your shop? So as I see here in the morning itself, it's been parked here. Yesterday in the night, when I closed my shop around 11:30 in the PM, I didn't see any aspects as well. And your first response was to help the people who were injured? Yeah, once I started approaching, and then later people also came with me to help the people, 3 people. जैसे कि आप देख सकते हैं कि किशोर, जिनकी दुकान बिल्कुल इस धमाके की जगह के साथ में है, और जब उन्होंने दुकान खोली और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उनकी पहली कोशिश ये थी कि जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। बिल्कुल विजय, इस पूरे मामले पर अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? माना जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ भी हो सकता है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। क्या कुछ हो रहा है कर्नाटक में? जी, जहां तक इंडियन मुजाहिदीन का सवाल है, यहां पर कर्नाटक पुलिस ने या कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन शायद दिल्ली के गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के कुछ शक जताए हैं, क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन लाइन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन लाइन में हर पहलू को देखा जा रहा है, क्योंकि निशाने पर
पुलिस की गाड़ी थी, क्योंकि मोटरसाइकिल बिल्कुल पुलिस की गाड़ी के सामने की गई थी, जिसे यह माना जा रहा है कि शायद ये नक्सली हमला हो सकता है, क्योंकि नक्सली लगातार कर्नाटक पुलिस पर टारगेट करते आए हैं और ये उस पहलू से भी देखा जा रहा है। और वहीं तमिलनाडु की रजिस्ट्रेशन की मोटरसाइकिल होने के कारण शायद एक तमिल संगठन का भी इसमें नाम आ रहा है। इन सब जांच को लेकर के जहां एक तरफ कर्नाटक पुलिस है, एटीएस है, वहीं एनआईए की टीम भी इसमें अलग से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये 3 अलग इन्वेस्टिगेशंस पैरेलली इस समय चल रही हैं, ताकि शायद कोई भी क्लू जो निकलेगा किसी को भी वह उसके बाद वहां पर शेयर कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक हैदराबाद की पुलिस की टीम भी देर रात तक यहां पे पहुंचेगी, जो इनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी कि अगर कोई संबंध पिछले विस्फोटों से वहां पर भी है। बिल्कुल विजय, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, अभी देखा जाए तो हैदराबाद में सीरियल बम धमाके होते हैं, उसके बाद बेंगलुरु में ये बम धमाका होता है जो कि बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने है। जाहिर सी बात इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इन धमाकों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरी आशंका ये है और कुछ हद तक एक अनुमान भी है कि ये एक वेव आएगी टेररिज्म की अगले चंद सालों में हिंदुस्तान पर, और शायद ये उसकी शुरुआत है। लेकिन हमारे पास 4-5 साल का समय था 26/11 के बाद कि हम अपनी कमर कसते और जिस तरह की प्रिपरेशंस की हमारे को ज़रूरत है लीगल या लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, वो हम करते ताकि हम बहुत सारे अटैक्स को प्रीएम्प्ट कर सकते थे, प्रिवेंट कर सकते थे। वो तो हमने किया नहीं। हमारी आदत है सोने की। पानी जब सर से ऊपर चले जाता है तब हम थोड़ा सा जागते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं हम। तो अब ये एक लहर आने वाली है। इसको आप पाकिस्तान में जो हालात हैं और जो अफगानिस्तान में हालात बनेंगे उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर इसमें कोई इस्लामिक गुटों का हाथ है तो उसमें जो आलम इस्लाम में जिस तरह की एक फिजा बन रही है उसके साथ भी आपको जोड़ सकते हैं, जिससे हिंदुस्तान के भी मुसलमानों का एक तबका जो है उससे कुछ हद तक प्रेरित हो रहा है। उनके कुछ ग्रीवेंसेस है जिसको वो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक लहर आने वाली है आपके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन जब आपके राजनेता शकील अहमद जैसे हों, जो या तो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकें या वो किसी हद तक, मैं तो मानता हूं, आतंकवादियों को संकेत दे रहे थे कि भाई अगर आपकी दुश्मनी बीजेपी के साथ है तो आप काइंडली बम ब्लास्ट उनके ऑफिस के बाहर मत करिए, कहीं उनको कोई सहानुभूति ना मिल जाए और उनको वोट ज्यादा ना मिल जाए। अगर इस तरह की राजनीति इस देश में होगी तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस देश का। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है, आपने जो कहा वो तो बिल्कुल सही है, जो राजनीति हो रही है इससे क्या आतंकवाद को बढ़ोतरी नहीं मिलेगी हमारे देश में? देखिए, जो जरूरत आतंकवाद से अगर आपको लड़ना है तो आपके राजनीतिक जितने भी मतभेद हों उसके मध्य उसको बिना नजर रखे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फाइट है उसमें आप कैसे एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़े। राजनीति भी होगी और लेकिन राजनीति देखिए अमेरिका में भी होती है आतंकवाद को लेकर, लेकिन वो राजनीति इस तरह की होती है कि आप कैसे अपना सिस्टम जो है उसको और पुख्ता करें, कैसे आप कानून साजी करें, कैसे आप वो तमाम चीजें लेके आएं ताकि आप आतंकवाद के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है उसको ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकें। हमारे यहां पर ये नहीं होता। हमारे यहां पर बिल्कुल इससे उलट बात होती है और ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। जरूरत ये है कि कुछ रेड लाइंस हो उस पे, और कुछ चीजें जो हैं जो अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं उस पे एक लकीर खींची जाए और उस लक्ष्मण रेखा को कोई उल्लंघन ना करे। लेकिन हमारे यहां पर वो माहौल है नहीं, तो फिर हम इस पे राजनीति करते हैं और एज ए रिजल्ट जो फोकस होता है इस जंग में वो आपका डिफोकस होता चला जाता है और आप इसको यू कांट टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। सुशांत, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है हम आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। बेंगलुरु में 3 साल पहले भी 17 अप्रैल को ही धमाका हुआ था। आतंकवादियों ने उस समय चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट किया था। इस बार भी 17 अप्रैल को निशाना बनाया गया है और इस बार निशाना है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर। तीन साल पहले भी यही वो तारीख थी जब बेंगलुरु एक बार और दहला था। 2010 में 17 अप्रैल को ही आतंकियों ने
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर धमाके को अंजाम दिया था। उस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच की तैयारियां चल रही थी। मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले ही स्टेडियम के बाहर 2 तेज धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें 4 पुलिसकर्मी और 1 सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। इसे तारीखों का खेल कहें या फिर आतंकियों की रणनीति, लेकिन 17 अप्रैल आईटी सिटी बेंगलुरु के लिए ब्लैक डे साबित हुआ। आतंकी बार बार 17 तारीख को ही बेंगलुरु को निशाना बनाते हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की साजिश को नाकाम नहीं कर पाती हैं। बुधवार को बेंगलुरु में हुए धमाके ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस बार भी खुफिया अलर्ट को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि कर्नाटक खुफिया विभाग ने 4 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था। खुफिया विभाग ने कहा था कि शरारती तत्व बेंगलुरु में किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पुलिस ने इस अलर्ट के बाद कोई खास एक्शन नहीं लिया। उधर कर्नाटक पुलिस का कहना है कि ये सामान्य अलर्ट था, लेकिन फिर भी तकरीबन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। पुलिस अधिकारी भले ही जो दावे करें, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों हमारी सुरक्षा एजेंसियां बार बार नाकाम साबित हो जाती हैं। चिन्नास्वामी ब्लास्ट की 3री बरसी होने के बावजूद आखिर क्यों बेंगलुरु पुलिस ने जरूरी सतर्कता नहीं दिखाई। 17 अप्रैल 2010 बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2 विस्फोट हुए। 17 अप्रैल 2013 बैंगलोर में मल्लेश्वरम में बीजेपी ऑफिस के पास एक विस्फोट हुआ। पुलिस की तफ्तीश इसी दिशा में जांच कर रही है कि क्या इन दोनों विस्फोटों के बीच कोई लिंक तो नहीं, कहीं 2013 के धमाके 2010 का बदला तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ विजय ग्रोवर, न्यूज नेशन, बैंगलोर। और बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे। संजय दत्त को मिली है 4 हफ्तों की राहत। ब्रेक के बाद कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे। संजय दत्त को मिली है 4 हफ्तों की राहत। ब्रेक के बाद सोच बदलने की मुहिम देश के निर्माण की, समझ बदलने की तैयारी समस्याओं के समाधान की। उठेगी यंग जनरेशन की हर आवाज नई शुरुआत के ऐलान की। जहां खबर वहां हम हैं टीम न्यूज नेशन। किसी एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। जो रियलिटी है उसको दिखाओ, जो जरूरी है वो दिखाओ ना। सीरियल्स को इन्होंने आधे घंटे का सीरियल्स होता है और ये न्यूज चैनल में ही वही रिपीट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दे। न्यूज नेशन। इस नवरात्र चलिए हमारे साथ अनोखी भक्ति यात्रा पर। 9 दिन 9 देवियां। देखते रहिए न्यूज नेशन पर। और आइए बात करते हैं संजय दत्त की। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। संजय दत्त की याचिका पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया है। संजय दत्त ने अदालत में अपनी फिल्मों को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। अब 16 मई को संजय दत्त को सरेंडर करना होगा। बॉलीवुड के मुन्ना भाई की मेहनत रंग लाई है। पिछले 1 महीने से देश भर के मंदिरों और दरगाहों में हाजिरी लगा रहे मुन्ना भाई को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई की और 6 महीने की मांगी गई मोहलत को घटाकर 4 हफ्ते कर दिया। यानी अब संजय दत्त को 16 मई को सरेंडर करना होगा। फैसला जो है 4 हफ्ते का इन्होंने एक्सटेंड किया। 6 महीने का वो टाइम मांग रहे थे, लेकिन वैसे रिव्यू मेंटेनेबल था। इसमें 142 में दे कैन पास एनी ऑर्डर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, बट ओनली द रिव्यू पिटिशन वाज मेंटेनेबल। बट दिस एप्लीकेशन इज एन एक्सेप्शनल एप्लीकेशन इन व्यू ऑफ सेक्शन 142, ऑनरेबल कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर। संजय दत्त को कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स और उनके फैंस बेहद खुश हैं।
तो वहीं संजय दत्त को मिली इस राहत का विरोध भी शुरू हो गया है। मैटर में कहा जा सकता है पैमाना बिल्कुल अलग है और दो उल्टे पैमाने चल रहे हैं अदालतों में और उसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। आम लोगों के लिए अलग कानून है और खास लोगों के लिए अलग। लगता तो यही है कि संजय दत्त के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया है और उसके ऊपर चल रही है अदालत और सरकार को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी इसमें रिव्यू पिटीशन वो खुद फाइल करे या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करे ताकि उनको मोहलत ना मिले। संजय को आर्म्स एक्ट के मामले में 5 साल की सजा मिली हुई है और वो 18 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं। बाकी के 3.5 साल की सजा पूरी करने से पहले संजय इस वक्त का इस्तेमाल अपने बाकी बचे फिल्मों को पूरा करने में करेंगे। अगर ज्यादा मिलता तो सबके लिए अच्छा रहता, लेकिन अभी जो डिसीजन आया है he has to be I guess satisfied with that and he'll have to start finishing the film. संजय ने कोर्ट से अपनी कई फिल्मों की शूटिंग अधूरी होने की दलील दी थी और कहा था कि फिल्में पूरी ना होने से प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान होगा। ऐसे में अदालत से संजय को मिली राहत उनके लिए वाकई चैन की सांस लेने वाली होगी। जबरनिशा काजी सहित 3 लोगों के रिट पिटीशन और 5 लोगों के रिव्यू पिटीशन कल सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया था, लेकिन संजय दत्त के लिए आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में राहत भरा रहा। संजय दत्त के एप्लीकेशन को ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया और सेक्शन 142 के तहत उन्हें 4 सप्ताह की और मोहलत दे दी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके घर के बाहर कई फैंस और उनके दोस्त जुट गए और इस तमाम मौके पर हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा वहां पर मौजूद थे। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए 4 और हफ्ते दे दिए हैं। पहले संजय दत्त ये उम्मीद कर रहे थे कि कल यानी कि 18 तारीख को वो सरेंडर करेंगे, पर संजय दत्त के लिए ये खबर बेहद राहत की खबर है। जिसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से ही संजय दत्त के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स, उनके फिल्म के प्रोड्यूसर्स का आना जाना लग गया। लगातार उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स आने लगे और टीपी अग्रवाल के बेटे राहुल अग्रवाल जो कि पुलिसगिरी फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात की। साथ ही जंजीर फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं साकेत साहनी, उन्होंने भी मीडिया से बात की। तो कई प्रोड्यूसर संजय दत्त के घर के बाहर आ गए और उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर बात की और एक खुशी जताई कि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि संजय दत्त को ये वक्त मिलेगा, लेकिन जो भी वक्त मिला है उसे सही तरीके से यूज किया जाएगा और उसके बाद जो भी फिल्में बची हुई है संजय दत्त की, जिन फिल्मों के लिए ये वक्त मांगा गया है, उन फिल्मों पर अब सही तरीके से काम हो पाएगा। पहले ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी कि संजय दत्त को ये वक्त मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संजय दत्त को एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। इसके साथ साथ एक और खबर है जो कि हमारी खास खबर है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि संजय दत्त ने जो ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्हें काम करना है जो पूरी नहीं हुई है, इसकी एक लंबी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन जो फहरिस्त दाखिल की गई थी उसमें कुछ ऐसी फिल्मों का नाम भी है जिन पर अभी तक तो काम शुरू भी नहीं हुआ था। संजय दत्त ने ऐसा क्यों किया, ये एक सवाल उठ रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही संजय दत्त की 4 हफ्ते की मोहलत पर मोहर लगाई, संजय दत्त की आंखें चमक उठी। संजय ने कोर्ट से कहा कि उनकी कई सारी फिल्में अधूरी पड़ी हैं और उन पर बॉक्स ऑफिस का करीब 300 करोड़ रुपए लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय की इस दलील को सुनने के बाद उन्हें 4 हफ्ते की और मोहलत दे दी। लेकिन क्या संजय दत्त का दावा सच्चा है और संजय ने कोर्ट से पूरा सच बोला? संजय दत्त को राहत पर सवाल। संजय ने कोर्ट से बोला आधा सच। क्या संजय की दलील सच्ची है? को लेता है तेरा बाप अपन के साथ है ना, बोला ना। हाँ तू जा अपन का एग्जाम दे के जा जा। देखा ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के माफिक किसी ने पहचान लिया तो तेरी ऐसी की तैसी मानो थकेले। न्यूज नेशन को मिली खबरों की माने तो मुन्ना भाई ने सुप्रीम कोर्ट को जो दलील दी उसमें काफी अधूरी जानकारियां दी गयी। बोले तो 12th स्टैंडर्ड 12वीं में कितना मिला? ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना, क्यों सर्किट? हाँ मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिला, उसका टेंशन नहीं है। मसलन संजय दत्त ने कोर्ट से कहा कि फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग और डबिंग का काम बाकी है, लेकिन न्यूज नेशन को मिली जानकारी की माने तो फिल्म की पूरी शूटिंग हो चुकी है और डबिंग का काम शुरू हो चुका है। वहीं फिल्म जंजीर 2 के लिए संजय दत्त ने दलील दी कि फिल्म की 14 दिनों की शूटिंग बाकी है, लेकिन खबरों की माने तो फिल्म में संजय दत्त का रोल फिल्माया जा चुका है। 80% काम हो चुका है। हाँ, गाने का शूट किया हम लोग ने और सीन किया, जेल का सीन किया, पुलिस इंस्पेक्टर का काम किया, ये सारे बहुत सारे शूट किए हमने। सिर्फ 20% अब बाकी बचे हैं संजय।
20 से 25% का काम बाकी है। करण जौहर की फिल्म उंगली के लिए संजय दत्त ने कोर्ट से कहा कि फिल्म के कई सीन फिल्माए जाने बाकी हैं, जबकि न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उंगली फिल्म में एक दिन की शूटिंग बाकी थी जिसे पूरा किया जा चुका है और अब फिल्म की स्क्रिप्ट को फिर से अरेंज किया जा रहा है। यही हाल संजय दत्त की फिल्म पीके को लेकर भी है। संजय ने कोर्ट को बताया कि फिल्म पीके की 4 दिन की शूटिंग बाकी रह गई है, लेकिन हमें जो खबर मिली है उसकी माने तो फिल्म में बस 1 दिन का ही शूट बाकी रह गया है। 1993 के जिस मामले में संजय दत्त पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उसमें कई बार उनकी मासूमियत का जिक्र दिया जाता है, लेकिन ये तथ्य संजय दत्त के लिए एक बड़ी आफत बन सकते हैं। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है और संजय दत्त अपनी इस जंग को जीतने के लिए हर पैतरे को आजमा लेना चाहते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रूना आशीष, मुंबई, न्यूज नेशन। रिजवान मर्चेंट वरिष्ठ वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान जी, ये बताइए कि संजय दत्त को जो 4 हफ्ते की मोहलत दी गई है, क्या इस पर जो एक सेलिब्रिटी टैग लगाया जा रहा है, क्या उसका कोई असर होता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि ये बस संजय दत्त को खींचने के लिए इस सेलिब्रिटी टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ये बात तो सही नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटी टैग होने की वजह से संजय दत्त को रिलीफ दी जा रही है। 4 टेंशन की एप्लीकेशन उन्होंने की थी कि अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को वो पूरी कर पाएं, और उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है वो सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स के तहत नहीं है, लेकिन जो सेट्स के ऊपर जो डेली वेजेस जो कमाने वाले होते हैं, जो स्पॉट बॉयज होते हैं, जो उनके कैमरामैन होते हैं, क्लैपर बॉयज होते हैं, उनकी जो सारी की सारी जो डेली वेजेस होती है, उनके दिल के घर में जो उनके दिन के चूल्हे जलते हैं वो डेली वेजेस की बुनियाद के ऊपर चलते हैं जी। तो उनकी जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट एक टोटल है, एक प्रोफेशनल के तहत। और जब बेल के ऊपर छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको छोड़ी, तो इन्होंने बेल की किसी भी कंडीशन को ब्रीच नहीं की थी जी। ये सारे के सारे कंडीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करके ये समझा कि उनको एक 4 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए और इसलिए एक्सटेंशन दिया गया। ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज देयर, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, वी हैव टू ऑनर इट। बिल्कुल। और कोई मोटिव सजेस्ट करने के लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोर्ट के इस आदेश के बाद लोग अपने अपने तरीके से कयास और उसका इंटरप्रिटेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर टिप्पणी करना शायद उचित नहीं है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो आप साथ में कुछ और खबरों के साथ।